टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, धात्विक बंध, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए है। इसमें भी केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यूनिट फर्स्ट है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक ठोस के अंतर्गत आता है। कंटेंट जो आज डिस्कस करेंगे वो मेटालिक बॉन्ड, इंट्रोडक्शन, बहुत तरह के जो कितने प्रकार के थ्योरीज होती हैं, वेरियस थ्योरीज, और लास्टली जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। तो आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं धात्विक बंध, मेटालिक बंध क्या होता है। धातुओं के मध्य पाए जाने वाला बंध जो धातुओं के परमाणुओं को बांधे रखता है, मेटालिक बॉन्ड कहलाता है, धात्विक बंध कहलाता है। यह बंध न तो आयनिक है न ही कोवलेंट बॉन्ड है। सभी धातु परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान होने के कारण उनके बीच आयनिक बंध नहीं बन सकता, क्योंकि धनायन व ऋणायन के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले तत्वों के परमाणुओं के मध्य ही संभव है। दूसरा है धातुओं में प्रत्येक परमाणु की समन्वयन संख्या 8 से 12 होती है, जबकि धातुओं के बाह्यतम कोष 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अतः स्पष्ट है केंद्रीय परमाणु सभी पड़ोसी परमाणुओं के साथ सामान्य कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। इस प्रकार धातुओं के अभिलाक्षणिक गुणों जैसे टेम्परेचर और विद्युत की सुचालकता, धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, कठोरता, उच्च तनन सामर्थ्य तथा उच्च गलनांक व कथनांक को सामान्य आयनिक व कोवलेंट बॉन्ड दोनों नहीं समझा सकते। अतः स्पष्ट है क्रिस्टलों में धातुओं पर परमाणुओं को बांधे रखने वाले बल अन्य प्रकार के हैं। धातु में पाए जाने वाली धात्विक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो कि निम्न है। पहला है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। दूसरा है संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और तीसरा है अनुकक्षक सिद्धांत या बैंड सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बैंड थ्योरी। तो सबसे पहला आज डिस्कस करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। कहते हैं कि यह सिद्धांत सबसे प्राचीनतम है। सर्वप्रथम 1900 में ड्रूडे द्वारा दिया गया था और बाद में 1923 में लॉरेंज द्वारा विकसित किया गया। अतः इसे ड्रूडे लॉरेंज सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक धातु परमाणु कम आयनन विभव के कारण अपने सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग कर धनायन बना लेते हैं। ये धनायन भारी होने के कारण परस्पर एक दूसरे से निश्चित दूरी पर निश्चित अवस्था में स्थित होते हैं, लेकिन इन परमाणुओं द्वारा त्यागे गए समस्त इलेक्ट्रॉन अपने नगण्य भार के कारण धातु आयनों के चारों ओर फैलकर इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र सा बना लेते हैं। इस समुद्र में इलेक्ट्रॉन कहीं भी विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अतः इस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो वो एक तरह से समुद्र, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बना लेते हैं और समुद्र में वो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत भी कहते हैं। ये स्वतंत्र घूमते इलेक्ट्रॉन गैस की परमाणुओं की भांति कहीं भी विचरण करने में समर्थ हैं। अतः इस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक बंध वह आकर्षण बल है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन व धातु कर्नलों को बांधे रखता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है सब जगह, जैसे कर्नेल है पॉजिटिव चार्ज है, वो मेटल आयन है, और सब जगह ये फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन। इस सिद्धांत के धात्विक बंध का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो इस मॉडल में कर्नेल है जो कि मेटल आयन है और धात्विक आयन है, और इलेक्ट्रॉन उससे जो निकला हुआ आयन इलेक्ट्रॉन है जो कि समुद्र की तरह चारों तरफ फैला हुआ है। और जलाशय के अंदर, इलेक्ट्रॉन जलाशय के अंदर मेटल आयन जो है सो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है सो कहीं भी विचरण कर सकता है जलाशय के अंदर, इस मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर धातु के कुछ प्रमुख गुणों की आसानी से व्याख्या की जा सकती है, जैसे धात्विक चमक। धातु सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को धातु सतह में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और कुछ समय बाद भी अपनी निम्न अवस्था में आ जाते हैं, तो पुनः ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं, जिससे प्रकाश की किरण धातु सतह से परावर्तित प्रतीत होती है एवं धातु सतह चमकती हुई दिखाई देती है। सामान्य उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के दृश्य क्षेत्र की होती है, इसलिए ये
मेटालिक जो है सो चमक, धातु की चमक दिखाती है। विद्युत चालकता, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी दिशाओं में समान होती है, जिससे विद्युत धारा का कुल प्रवाह नहीं होता। जब धातु के दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धन इलेक्ट्रोड अथवा एनोडों की ओर बढ़ते हैं तथा नए इलेक्ट्रॉन उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार धातुओं में विद्युत का चालन होता है। धातुओं को गर्म करने पर धातु आयन कंपित हो उठते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में प्रतिरोध पैदा होता है और चालकता में कमी आ जाती है। तो गर्म करने पर चालकता में कमी आ जाती है और नॉर्मल स्टेज में जो सो विद्युत का चालन हो जाता है। अगर बाहर से जो है सो जब धातु के दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अर्थात एनोडों की ओर बढ़ते हैं तथा नए इलेक्ट्रॉन उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार धातु में विद्युत का चालन होता है। लेकिन जब गर्म करते हैं तो धातु आयन कंपित हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में प्रतिरोध रेजिस्टेंस पैदा होता है और चालकता में कमी आ जाती है। उष्मीय चालकता, जब धातु एक सिरे को उष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उस सिरे पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस उष्मा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये तेजी से गति करते हुए धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। इस कारण दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है और यही कारण है कि धातु उष्मा अच्छी चालक होती है। आघात वर्धिता व तन्यता, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, धातु आघात वर्ध एवं तन्य होती है अर्थात पिटने में पतली चद्दरों की तथा खींचने में पतले तारों की आकृति प्राप्त कर लेती है। जब धातु को पीटा जाता है तो धनायन की एक परत दूसरी परत के सहारे कुछ दूरी तक सरकती है। इस प्रकार में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ स्वयं को व्यवस्थित करते जाते हैं, जिससे धातु का बंध नहीं टूटता और धातु की संरचना ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इस तरह से अगर हम एक अपना अरेंजमेंट जो है सो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन जो है सो दोबारा वैसे ही कर लेते हैं, जैसे आघात इसको मिलता है तो सिमिलर अरेंजमेंट दूसरे साइड में चला आता है, एक जैसे आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब धातु को पीटते हैं तो धनायनों की एक परत दूसरी परत के साथ कुछ दूरी तक सरकती है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ स्वयं को व्यवस्थित करते जाते हैं, जिससे धातु का बंध नहीं टूटता था, धातु की संरचना ज्यों की त्यों रहती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की सीमाएं, यद्यपि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत धातुओं के अनेक गुणों की व्याख्या करता है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये सीमाएं निम्नलिखित हैं। यह सिद्धांत धातुओं के चुंबकीय गुणों को नहीं समझाता। यह सिद्धांत धातुओं को चालक, अचालक व अर्धचालक में विभाजित नहीं करता। यह सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता कि तापक्रम बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि क्यों होती है। विभिन्न धातुओं में धात्विक बंध सामर्थ्य भिन्न भिन्न क्यों होती है तथा समस्त धातुएं समान रूप से कठोर क्यों नहीं होती। धातुओं में कुछ गलनांक, गलन उष्मा आदि के मानों में तुलनात्मक रूप से बहुत अंतर होता है। अतः कुछ धातुओं में गलनांक तो बहुत कम होते हैं तथा कुछ के बहुत अधिक होते हैं। इसके बारे में भी सही से व्याख्या नहीं करें। इस प्रकार ये सिद्धांत धातुओं के समान व्यवहार की व्याख्या तो कर सकता है, लेकिन उनके गुणों की मात्रात्मक की व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में जो है सो इसका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।